लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू फंक्शनल टेस्टिंग, इसको हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हम क्या एग्जामिन करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। रिमेंबर, यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर, लॉजिक और जो फ्लो होता है कोड का उसको चेक करते हैं। तो वाई डू वी नीड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग? अब मान लीजिए हमने एक पार्ट ऑफ कोड है जो फुली हमने फंक्शनल टेस्टिंग कर लिया है, उस पर हमने सब चीज़ें उसको इनपुट देके आउटपुट निकाल लिया है, बट कुछ ऐसे सेक्शन हो सकता है जो हमारे रिक्वायरमेंट को सरपास कर रहा है, हम वो नीड नहीं होती, बट वो फंक्शनल टेस्टिंग के टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं होगा क्योंकि सिंस देयर इज़ नो एरर्स। बट जब हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करेंगे, हम कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, लॉजिक को पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ कोड पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा, तो रिवील होगा कि एक कोड है, पीस ऑफ कोड है जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है कि इट इज़ नॉट एग्जामिन्ड बाय द फंक्शनल टेस्टिंग, तो ये हम रिगार्ड कर देंगे एज एन एरर क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट से डेविएटेड है, वो हमारी रिक्वायरमेंट में मेंशन ही नहीं है। इसीलिए हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर कोड का टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं हर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो भी है वो उसको एनालाइज करेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है। सो दिस इज़ वाई वी नीड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. Now we'll talk about techniques which are in structural testing. So we have few techniques. First we'll discuss about statement coverage. तो ये पहली टेक्निक है, ये एम करती है इंश्योर करने में कि हर एक सिंगल स्टेटमेंट जो है हमारी कोड की वो एक ना एक बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए ड्यूरिंग द टेस्टिंग। तो ये हेल्प करती है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई बेसिक एरर्स तो नहीं है या कोई मिसिंग कोड या सिंटैक्स एरर ये सब ना हो। तो इट गारंटीज़ कि सारी स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूट हो बट सारे पाथ कवर हो, ये इसमें गारंटी नहीं होता। तो इसका हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अब हम इस एग्जांपल की हेल्प से स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक को समझेंगे। सो हेयर इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव अ सिंपल सी प्रोग्राम कोड जिसमें हम सिंपली कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं 3 नंबर्स, एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, एंड देन हम स्कैनएफ मतलब एंटर ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, एंड देन वी आर यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट जिसमें हम मेंशन करें कि अगर ए ग्रेटर है बी से और ए ग्रेटर है सी से, यानी एंड लगा है बीच में, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए, तब हम एक्स में स्टोर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और इफ़ स्टेटमेंट है, वो कह रही है अगर b जो है वो ग्रेटर दैन है c से, तो हम y में स्टोर कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन विल प्रिंट दी वैल्यू ऑफ x एंड y, और यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो जो हमारा कोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, वो कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेटमेंट 1, यहाँ पे नंबरिंग को नोटिस करिए, स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट 5 तक यहाँ पे कुछ भी डिसीजन पॉइंट्स या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, इट इज़ सिंपली इन सीक्वेंस, तो हम इसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे। देन फ्रॉम द 6th स्टेटमेंट ऑनवर्ड्स वी आर सेइंग कि यहाँ पे एक इफ़ है और इफ़ के बाद वी हैव डिवीजन, उसका लूप आ जाता है। तो 6 के बाद जो 7 स्टेटमेंट है वो सेपरेट हो गई एंड 7 है, और उसके बाद डायरेक्टली अगर ये लूप में नहीं जाए तो 9 स्टेटमेंट है। तो दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट होगा नॉट होगा वो 9 है। तो 7 के बाद 8 इज़ फॉलोइंग, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे 8 जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये एक लूप हो गया, तो ये एक डिसीजन पॉइंट के बाद सेपरेट हो गया। 9 में अगर हम 9 कंडीशन देखेंगे तो उसमें भी लूप है, तो 9 के बाद भी डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ तो 10 और 11 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसको होने के बाद हम लूप से बाहर आएंगे और उसके बाद वील हैव 12 स्टेटमेंट। 13 एंड 14 इज़ अगेन इन सीक्वेंस, कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा है उधर। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट कंट्रोल फ्लो ग्राफ। जहाँ पे भी डिसीजन पॉइंट्स आते हैं यू हैव टू डेविएट, 2 एरोज फिर उसमें से निकलेंगे, एंड देन यू विल मैंशन द लूप डिफरेंट साइड, जो भी स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड होंगी वो अलग आएंगी एंड उसके बाद की स्टेटमेंट्स अलग चलेंगी। ऐसे कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट कवरेज कैसे होता है। सो इफ़ वी सिलेक्ट इनपुट्स लाइक, अगर हम ए को फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मेंशन ए को हम 9 ले लेते हैं एंड हम बी को 8 ले लेते हैं एंड सी को हम 7 ले लेते हैं। सो दिस इज़ वी आर टेकिंग।
अगर हमने ये इनपुट्स लिए हैं, ए को 9, बी इज़ 8 एंड सी इज़ 7, आर वी अचीविंग स्टेटमेंट कवरेज? देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा 9 इज़ ग्रेटर दैन 8 और 9 इज़ ग्रेटर दैन 7, हम ये वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे, ये जाएंगे, एंटर कर दिया हमने नंबर। यहाँ पे हमारा जो लूप है, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो हमारी एक्स में वैल्यू स्टोर हो गई। एंड देन हम क्या करेंगे, और फिर देखेंगे कि b इज़ ग्रेटर दैन c, तो b 8 है, c इज़ 7। तो हम अगर देखें तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है, तो हमने y में भी वैल्यू स्टोर कर ली और हमने इनको प्रिंट करके बाहर आ गए। सो वी आर फॉलोइंग एवरी स्टेटमेंट, हम यहाँ पे सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड 100% स्टेटमेंट कवरेज। आई होप यू अंडरस्टूड ये कैसे काम कर रहा है। इसमें हम लाइंस पे देख रहे हैं कि सारी लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि सारे डिसीजन एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज जो टेक्निक होती है, इट एम्स टू इंश्योर कि हर एक ब्रांच यानी हर एक डिसीजन पॉइंट जो होता है यहाँ पे, हर एक डिसीजन पॉइंट कवर हो कोड में और एग्जीक्यूट हो एटलीस्ट वंस। सो दिस इंक्लूड ट्रू एंड फॉल्स आउटकम्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो और फॉल्स वाला भी एग्जीक्यूट हो। तो ये एक स्टेप आगे चला जाता है ऑफ द स्टेटमेंट कवरेज एंड इंश्योर कि सारे पॉसिबल पाथ्स जो हैं कोड में वो टेस्टेड हो बेस्ड ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट। सो ट्रू भी होना चाहिए, फॉल्स भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसमें सारे ब्रांचेस कवर हो रही हैं, बट इट माइट नॉट कवर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस। वो हम पढ़ेंगे मैं क्या कह रही हूँ इससे। तो लेट्स मूव बैक टू द एग्जाम्पल वी। स्टेटमेंट कवरेज के क्वेश्चन के टाइम पे वी अचीव्ड 100% स्टेटमेंट कवरेज, बट ब्रांच कवरेज वहाँ पे नहीं थी। तो अगर हम ट्रू पाथ फॉलो कर रहे थे, जो हमने वहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करा था, हमने ए को वैल्यू दी थी ऑफ 9 आई गेस, एंड हमने बी को वैल्यू दी थी ऑफ 8, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ए वॉज 9, बी वॉज 8 एंड सी वॉज 7, राइट। अब इसमें हमें स्टेटमेंट कवरेज मिल रही थी, बट देयर वाज नो ब्रांच कवरेज। इससे हम फॉल्स वाला तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, बट अगर हम एक और वैल्यूज पास करें इनकी, इफ़ वी ऐड a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास दो टेस्ट केसेस हो गए एंड ऑल द ब्रांचेस आर एग्जीक्यूटेड। तो अगर a 7 है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। सो दिस बिकम्स 0 एंड इस वाले में भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। b इज़ ग्रेटर दैन c, फॉल्स हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो वी आर एग्जीक्यूटिंग ट्रू वैल्यूज इसमें एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग फॉल्स वैल्यू इसमें। सो बेसिकली वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑल द डिसीजन पॉइंट्स, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हमें 100% ब्रांच कवरेज मिल रही है। द थर्ड टाइप ऑफ टेक्निक इज कंडीशन कवरेज। तो कंडीशन कवरेज में हम क्या करते हैं, इसमें हम एम करते हैं टू एग्जीक्यूट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस। मतलब कि ये सिमिलर है, इफ़ यू स्टडी अबाउट इट कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट्स क्वाइट क्लियर कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल कंडीशंस देख रहे हैं विद इन द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम एक और ग्रैनुअल सी अप्रोच अपना रहे हैं ताकि हम सारी चीज़ें कंपेयर कर पाएँ। कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उसमें हमें हर एक कंडीशन को अलग अलग एग्जीक्यूट करना होता है। सो दैट इज़ कंडीशन कवरेज। तो इसमें हम इंडिविजुअल बूलियन कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जाम्पल से समझोगे इट विल बी मोर क्लियर। अगर आप ये एग्जाम्पल में स्टेटमेंट नंबर 6 में देखो तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, a इज़ ग्रेटर दैन b और a इज़ ग्रेटर दैन c। तो अगर दो कंडीशन है, इसके 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आइदर बोथ आर ट्रू, आइदर 1 इज़ ट्रू 1 इज़ फॉल्स, आइदर फर्स्ट इज़ फॉल्स सेकेंड इज़ ट्रू, एंड फोर्थ कंडीशन इज़ बोथ आर फॉल्स। तो ये 4 कंडीशन इसी में ही पॉसिबिलिटीज़ इसी कंडीशन में बन जाती हैं। सो हमें इन चारों पॉसिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करना है और चेक करना है। सो दिस इज़ व्हाट कंडीशन कवरेज इज़, दैट यू आर कवरिंग एवरी पॉसिबिलिटी इंडिविजुअली, ग्रैनुअल अप्रोच अपना रहे हैं। तो इसमें पॉसिबल टेस्ट केसेस क्या होंगे, जब हम a को 9, b को 8
एंड सी को 7 कर देंगे। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई जिसमें बोथ आर ट्रू। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी कि जिसमें फर्स्ट इज़ ट्रू और जो सेकेंड है वो फॉल्स हो। तो उसमें हम क्या टेस्ट केसेस बना सकते हैं, जिसमें हम ए की वैल्यू दे सकते हैं 9, बी दे सकते हैं 8 एंड हम सी दे सकते हैं 10। तो ये हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी और फोर्थ पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि पहला फॉल्स हो और या फिर दोनों ही फॉल्स हो। तो उस वाले कंडीशन में हम ये दे सकते हैं कि ए हम 7 कर दें, बी हम 8 कर दें और सी हम 9 कर दें। तो हमारी फॉल्स वाली पॉसिबिलिटीज़ भी कवर हो जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट कंडीशन कवरेज इज़। फोर्थ टाइप ऑफ टेक्निक इज़ पाथ कवरेज। सो दिस टेक्निक्स एम टू एग्जीक्यूट ऑल द पॉसिबल पाथ थ्रू द कोड। मतलब कि पाथ इन द सेंस कि सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस एंड लूप्स। तो जो हमने कंडीशन कवरेज की बात करी है वो भी, जो हमने ब्रांच कवरेज की बात करी है वो भी। तो ये जो पाथ कवरेज होता है इट प्रोवाइड्स द मोस्ट थरो टेस्टिंग अमंग द टेक्निक्स मेंशन्ड अबव विच वी हैव डिस्कस्ड। तो ये इंश्योर करता है कि सारे जो भी पॉसिबल कोड एग्जीक्यूशन सिनेरियोज हैं वो सभी कवर हो जाएं। So it requires complete knowledge of programs and structures and it is used by developers जब unit testing में when they test their own code. So this type of coverage involves या तो हम generate करते हैं set of paths that will cover every branch, और हम ये भी ढूंढते हैं ऐसे set of test cases जो कि execute हो in every path in set of program paths. तो हमें ये दोनों टाइप ऑफ कवरेज करनी होती है कि हम सारे ही लूप्स को भी कवर करें, सारे ब्रांचेस को भी कवर करें, सारे जो भी पॉसिबल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं सबको कवर हो, तो हम पाथ कवरेज करते हैं। डीडी पाथ कवरेज ग्राफ या फिर डिसीजन टू डिसीजन पाथ कवरेज इज़ अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग टेक्निक जो फोकस करती है एसेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ पाथ बिटवीन द टू डिसीजन पॉइंट्स। तो पहला स्टेप होता है हमारा टू जनरेट द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, जो मैंने आपको दिखाया था कैसे बनाते हैं हम स्टेटमेंट्स का। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टू ड्रॉ डी पाथ ग्राफ फ्रॉम द फ्लो ग्राफ। तो जो हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया था उससे हम डी पाथ एक ग्राफ बनाते हैं। सो जो डी पाथ ग्राफ है इसको हम डिसीजन टू डिसीजन पाथ ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन दी टू डिसीजन पॉइंट्स। यहाँ पे हम की डिसीजन मेकिंग पाथ्स जो होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने के लिए और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम ये डी पाथ ग्राफ बनाते हैं। सो इट रिड्यूस द नंबर ऑफ पाथ, हम कंबाइन कर देते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं उनको एक नोड बना देते हैं। तो इसमें हम अननेसेसरी कॉम्पिटिशन्स को इग्नोर कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस एंड प्रोवाइड अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिकल फ्लोज। वी स्टडीड अबाउट कंट्रोल फ्लो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। उसमें नोड्स होती हैं, एजेस होती हैं। नोड्स आर दी डिसीजन स्टेटमेंट, जो भी उसमें 1 2 3 वी वर राइटिंग इट वर नोड्स। और कंट्रोल फ्लो में ट्रांजिशन होता है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं, दैट एरो इज द एजेस। एंड वी हैव डिसीजन नोड्स, जब इफ एल्स फॉर्म की कंडीशन आ जाती है तो वो हो जाते हैं डिसीजन नोड्स। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. So this is the control flow graph we were talking about for the past statement coverage, branch coverage and condition coverage. So this is the DD path graph we will make. इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो फ्लो नोड्स हैं, जैसे हम 1 to 5, फर्स्ट वी हैव मेंशन 1 to 5, तो ये वाली जो नोड्स हैं ये हमारी N1 हो गया। तो डी पाथ नोड्स में इसको हमने N1 लिख दिया, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रही हैं तो हम इनको कंबाइन करके एक नोड बना देंगे N1 एंड दैट विल बी द सीक्वेंशियल नोड. देन यू लुक कि 6 पे हमारा डिसीजन आ रहा है, सो हमने 6 को एक अलग नोड बना दिया एंड उसको हमने लिख दिया डिसीजन नोड. देन 7 8 अगेन सीक्वेंस में है N3 और सीक्वेंशियल नोड. 9 पे फिर से डिसीजन आ रहा है, 2 जगह जा रहे हैं, 2 एजेस जा रही हैं, तो इसलिए इसको हम N4 बोल देंगे और इसमें हम लिख देंगे रिमार्क्स कि ये एक डिसीजन नोड है. देन 10 to 11 अगेन सीक्वेंस चल रहा है, N5 सीक्वेंशियल नोड. फिर उसके बाद 12 और 13 भी सीक्वेंस में ही है तो हम उसमें भी लिख देंगे कि सीक्वेंशियल नोड है. एंड देन 14 जो है वो एग्जिट नोड है, तो इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे एग्जिट नोड एंड विल मेंशन इट N7.
तो इतनी सारी 14 स्टेटमेंट्स थी, वी कन्वर्टेड देम इनटू डी पाथ नोड्स दैट वर टोटल 7 इन नंबर, और हमने उनके रिमार्क्स लिख दिए कि वो किस प्रकार का नोड है, सीक्वेंशियल है या डिसीजन है या एग्जिट नोड है. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ डी पाथ ग्राफ. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं बिकॉज इट गिव्स अस द इंटरनल व्यू ऑफ द कोड. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम ये अप्रोच इसलिए यूज़ होते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स. हमारे प्रोग्राम में कितने इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट पाथ्स कितने हैं, यानी कि कितने यूनिक ऐसे हम स्टेटमेंट कवरेज या पाथ कवरेज कर सकते हैं कि जहाँ पे हर एक नोड जो है वो अलग हो. तो कितने ऐसे पाथ कवर हो सकते हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एजेस. तो नोड्स और एजेस की मदद से वी आर एबल टू कैलकुलेट द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. तो 3 डिफरेंट मेथड्स या 3 डिफरेंट फार्मूलाज इसके अवेलेबल होते हैं. सो फर्स्ट इज एज नोड फार्मूला. तो इसमें हम एजेस और नोड्स की मदद से साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं. अच्छा, पहली चीज़ नोटिस दैट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज रिटन लाइक दिस VG. इसमें फॉर्मूला में वील मेंशन E दैट इज नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कनेक्टेड एरोस, माइनस नोड प्लस 2P वेयर P इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स, मतलब कि सिंगल प्रोग्राम कितने हैं, कितने कनेक्टेड प्रोग्राम हैं. तो हमारे तो एक ही प्रोग्राम है तो हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे. जो हमने अभी कंट्रोल फ्लो ग्राफ देखा था एग्जाम्पल्स में, इट हैड 16 एजेस एंड इफ़ यू कैलकुलेट नोड्स देर आर 14 नोड्स प्लस 1 हो गया, P इज़ 1, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई 2. सो इफ़ यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट 4. तो देयर कैन बी 4 सच पाथ्स, 4 इंडिपेंडेंट पाथ्स ऑफ द फ्लो ग्राफ. इसको ही हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर वी हैव रीजन फार्मूला वेयर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू R, वेयर R इज़ द रीजन इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ. कितने रीजन्स हैं उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव अ नोड फार्मूला जिसमें हम डिसीजन नोड्स कितने हैं उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर फॉर्मूला. सो डिसीजन फॉर एग्जांपल उसमें 3 डिसीजन नोड्स थे, तो हम उसमें प्लस करोगे 1, सो वील गेट 4. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई होप यू अंडरस्टूड द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्मूलाज. देयर आर 3 फॉर्मूलाज. नाउ विल टॉक अबाउट फंक्शनल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ द इंटरनल कोड और स्ट्रक्चर. यहाँ पे हम सिर्फ इन्वॉल्व करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द आउटपुट बाय गिविंग सर्टेन इनपुट वैल्यूज. तो देयर इज़ नो अटेम्प्ट टू एनालाइज द कोड विच प्रोड्यूसेस द आउटपुट. यहाँ पे हम कुछ इनपुट वैल्यूज़ लेते हैं, अपने सिस्टम में डालेंगे एंड देन विल प्रिडिक्ट कि आउटकम्स क्या आ रहे हैं, उसके बेसिस पे विल चेक. तो दैट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग. So key features of functional testing are focusing on business requirement rather than the internal code. It tests all the functionality to ensure कि जो हमारा system है वो वैसे work कर रहा है as we expect as it is written in our SRS. And it also involves every API, databases, security and user flow. Functional testing is performed manually or automated depending upon the needs. There are various types of functional testing. First we'll talk about boundary value analysis, BVA. So boundary value analysis में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो टेस्ट केसेस लेते हैं दे आर वेरी क्लोज टू बाउंड्री कंडीशंस. मतलब कि जो हमारे पास लास्ट वैल्यूज़ दी गई होती हैं हमारे टेस्ट केसेस की, हम उन लास्ट वैल्यूज़ को ही मेजर करते हैं. तो जो बाउंड्री कंडीशन होती है मीन्स द इनपुट वैल्यू दैट इज़ ऑन द बाउंड्री और जस्ट बिलो द बाउंड्री, या कह सकते हैं जस्ट अबव द बाउंड्री. तो आसपास बाउंड्री के आसपास वाली वैल्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे. तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि जो हमारा इनपुट वेरिएबल होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा या फिर मिनिमम वैल्यू होगा. तो इसमें हम ये डिफ़ाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ और एक एवरेज वैल्यू इन सब के साथ कैसे काम कर रहे हैं. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारी कुछ वैल्यू डिफाइन है, रेंज है हमारी 1 to 100,
इफ़ देर इज़ 1 to 100 रेंज गिवन टू अस, उस टाइम पे हमारी मिनिमम वैल्यू वुड बी 1, तो हम अपने टेस्ट केसेस में 1 को भी इंक्लूड करेंगे, एंड आर मैक्सिमम वैल्यू इज़ 100, तो हम 100 को भी इंक्लूड करेंगे. सो 1 and 100 आर इंक्लूडेड, और एक मिनिमम से जस्ट अबव दैट इज़ 2, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे अपने टेस्ट केस में, और मैक्सिमम वैल्यू से जस्ट बिलो दैट इज़ 90, इसको भी इंक्लूड करेंगे. एंड विल ऑल्सो हैव वन एवरेज वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ 50. सो दिस इज़ हाउ वील क्रिएट आवर टेस्ट केसेस. तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम जो बाउंड्रीज पे पॉइंट्स हैं हम उनको एनालाइज कर रहे हैं, एंड जस्ट अबव द बाउंड्री जो है हम उनको एनालाइज कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वर्क्स. तो एक एग्जांपल देखिए, कंसिडर अ प्रोग्राम जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं 2 इनपुट्स का, और हमारे पास है x एंड y. तो इट गिव्स अस द एडिशन ऑफ x एंड y एज एन आउटपुट. तो हमारे पास रेंज गिवन है, जो x है हमारा दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 एंड लेस देन इक्वल टू 300, और y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 एंड लेस देन इक्वल टू 400. तो हमें इसमें ही इनकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम से जस्ट पहले, मिनिमम के जस्ट बाद, और एक नॉमिनल. सो दीज आर द वैल्यूज़ वी रिक्वायर्ड. सो फॉर द x वी विल सी मैक्सिमम, हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 100, मैक्सिमम भी है, मिनिमम के जस्ट बाद 101 भी है, मैक्सिमम के जस्ट पहले 299 भी है, और हमारे पास एक बीच की वैल्यू है दैट इज़ 200. सिमिलरली फॉर y वी हैव मिनिमम वैल्यू 200, मैक्सिमम 400, और उनके जस्ट पहले वाली वैल्यूज़ भी हैं, एंड देन वी हैव द मिडल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ 300. अब इसके बेसिस पे हम हमारे टेस्ट केसेस का टेबल बनाएंगे. ये हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट केसेस हैं. वी हैव टोटल 10 टेस्ट केसेस. इसमें हमारे x की इनपुट जो है वो पहले रहेगी 100, 101, 200, 299 और 300. बस ये याद रखिए कि जब x की इनपुट्स चेंज हो रही हैं, y की इनपुट नॉर्मल रहेगी. y की इनपुट यहाँ पे देखिए आप 300 ही रहेगी फॉर ऑल द 5 टेस्ट केसेस जहाँ पे x काम कर रहे हैं. और सिमिलरली जब हम y का इनपुट देंगे, वेरी करेगा, y का इनपुट अलग होगा, तो x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो नॉमिनल वाली वैल्यू होगी, जो एवरेज, जो बीच की वैल्यू है वो रहेगी. जब हम इनको फिर आउटपुट्स निकालेंगे तो वील गेट दी सी हाउ आवर सिस्टम इज़ वर्किंग. सो दिस इज़ हाउ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वर्क्स. इसमें हम सिर्फ बाउंड्रीज की वैल्यू और उसके जस्ट बिलो, जस्ट अबव और नॉमिनल वैल्यू को देखते हैं, अपने टेस्ट केसेस बनाते हैं, एंड देन वी आइडेंटिफाई, फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, एंड फाइंड कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सिस्टम है, इट इज़ वर्किंग एफिशिएंटली विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और नॉट. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट रॉबस्टनेस टेस्टिंग. इस टेस्टिंग में हम एक्सटेंड कर रहे हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को. हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सेलेक्ट इनवैलिड वैल्यूज़, और हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होगा प्रोग्राम का. यानी हम मैक्सिमम वैल्यू से भी एक्सट्रीम जा रहे हैं, एक वैल्यू, एक इनवैलिड इनपुट एक्स्ट्रा डाल रहे हैं. सो वी आर गोइंग बियॉन्ड दी बाउंड्रीज. तो हेयर वी वुड लाइक टू सी कि क्या होता है अगर हमने एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सीड कर दिया, स्लाइटली ग्रेटर ले लिया मैक्सिमम से और मिनिमम से कम ले लिया, तो क्या हमारा प्रोग्राम कैसे रिएक्ट करता है. सो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज़ क्वाइट कॉमन इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. So for example, if we are given this example of range of x to 1 to 100, ये हमें रेंज दी हुई है. नाउ व्हाट विल डू इज़ हमारे टोटल टेस्ट केसेस में एक्स्ट्रा ऐड होंगे इनवैलिड बिट्स, इनवैलिड टेस्ट. तो दैट विल बी 0, 1 to 100 की रेंज है, तो ये हमारी रेंज है यहाँ तक. तो वी आर एडिंग द एक्सट्रीम आउट वैल्यू, एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू जो 0 होगी, और एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी 101. तो ये वैल्यूज़ को हम इसमें डालेंगे, एंड देन इट वुड बी नोन एज रॉबस्टनेस टेस्टिंग. अगर आप देखें कि टोटल टेस्ट केसेस रॉबस्टनेस टेस्टिंग में कितने होते हैं, सो वी हैव 6n+1 इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द टेस्ट. सो n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़. सो इनपुट वैल्यूज़ क्या होंगी, पहली होगी मिनिमम वैल्यू, देन वील हैव जस्ट अबव मिनिमम वैल्यू. So it would be just above minimum value. Then third we'll have just below minimum value, and
fourth would be just above maximum value, and fifth would be just above minimum value, or just below maximum value, sorry, and the last 6 would be the common or the nominal value, average भी कह सकते हैं. So this is how we'll have 6 input values, and then we'll calculate the total number of test cases. If you will talk about how many, if you will see the example, this graph, you will see कि we are exceeding the boundary, हम boundary से बाहर की values ले रहे हैं from the every side. So we are going outside the boundary, और फिर हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे एक्ट कर रहा है. अगर हम एग्जाम्पल देखें, एडिशन हो रहा है x और y का. सो वी आर टेकिंग 2 इनपुट्स हैं x और y, और इनकी वैल्यू जो है x की जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 है और लेस देन इक्वल टू 300 है. ग्रेटर दैन y की ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 है और लेस देन इक्वल टू 400 है. तो जो हमारी सिलेक्टेड वैल्यूज़ होंगी उसमें हम एडिशनल इनपुट कर रहे हैं. प्लीज़ लुक एट दिस कि हम यहाँ पे लास्ट में एक एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू डाल रहे हैं, दैट इज़ जस्ट अबव द मैक्सिमम वैल्यू 301, एंड यहाँ पे जस्ट बिलो द मिनिमम वैल्यू दैट इज़ 99, हम 100 से पहले डाल रहे हैं. सिमिलरली हम ये x के लिए कर रहे हैं और ये y के लिए कर रहे हैं. इसमें हम जस्ट बिलो डाल रहे हैं मिनिमम और जस्ट अबव मैक्सिमम, और इन सब को फिर हम अपने टेबल में इनपुट करेंगे. जब हम अपने टेबल में एंट्रीज डालेंगे, सबसे पहले एंट्री हमारी x की होगी 99 और बाकी जो भी y के इनपुट होंगे वो स्टेबल रहेंगे टू दी एवरेज वैल्यू. तो यहाँ तक वो स्टेबल रहेंगे जब तक हमारे x के पूरे इनपुट हमने कवर नहीं कर लिया. तो जब हम 99 डालेंगे, हमारा जो सिस्टम है वो हमें टेक्निकली इनवैलिड इनपुट देना चाहिए. इनवैलिड इनपुट ऐसा हमारा कुछ आ जाना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम. इनवैलिड आ गया, देन वील मेंशन ऑल द वैल्यूज ऑफ x और y की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी. सिमिलरली जब हमारी x की वैल्यूज फिनिश हो जाएंगी, हम y की वैल्यू को इनकाउंटर करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारी सेम रहेंगी. एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, और जो हमारी y की वैल्यू, जैसे सबसे पहले हमारी 199 आएगी. 199, दिस इज़ द एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज़ जस्ट बिलो द मिनिमम वैल्यू, और ये वैसे हमारी वैल्यू जो है वो एरर है, वो हमारी इनवैलिड है. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए इनवैलिड. इफ़ इट्स नॉट कमिंग, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम. सो दिस इज़ हाउ रोबस्टनेस टेस्टिंग वर्क्स. Now we will discuss equivalence class testing, also known as ECT. So equivalence class testing के मेथड में हम क्या करते हैं, इनपुट डोमेन जो होता है प्रोग्राम का, हम उसको पार्टीशन कर देते हैं इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, या फिर कह सकते हैं फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स. तो अगर हम कह सकते हैं अगर हमारा टेस्ट केस है इन अ क्लास जो डिटेक्ट करता है एरर्स, और दूसरा टेस्ट केस होगा जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा. तो जो एरर्स वाला डिटेक्ट करता है हम उसको एक क्लास में डाल देंगे, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा हम उसको दूसरी क्लास में डाल देंगे. तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक टेस्ट हमने करा और उसमें कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, तो मतलब कि जो वो पूरी क्लास में जितने भी नंबर्स हैं वो कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं करेंगे. सिमिलरली अगर हमारा एक टेस्ट केस है, उसने दूसरी क्लास से बिलोंग करता है और उसमें कोई एरर डिटेक्ट हुआ, मतलब कि बाकी के जो टेस्ट केसेस उस क्लास में हैं वो सारे ही एरर प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड द इंटायर इनपुट डोमेन इनटू एटलीस्ट 2 और मोर इक्विवेलेंस क्लासेस. एक में जिसमें सारे वैलिड इनपुट्स होंगे, दूसरा जिसमें सारे इनवैलिड इनपुट्स होंगे. सो एज यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, इसमें हमने क्या करा है, जो हमारा इनपुट डोमेन है, our input domain contains invalid input and valid input in a different section. फिर उसके बाद the system is under testing and then we are generating the output. So example से देखें, for example input domain of equivalent classes for a program square, जो क्या कर रहा है, it takes the input x as an range of 1 to 100 and prints the square of that number. तो इसके लिए हमने 3 टेस्ट केसेस की क्लासेस बनाई हैं. सो C1 क्लास 1, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा x है इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 100. तो इसमें सारी हमने वैलिड बिट्स डाल दी हैं.
हमारी C2 है, उसमें हमने क्या करा है कि जो भी x 1 से नीचे है तो एनी इनवैलिड इनपुट वेयर x इज लेस देन 1। और हमारी थर्ड क्लास में क्या है, इसमें भी इनवैलिड बिट है जहाँ पे जो x है वो ग्रेटर दैन 100 है। तो हमारी 3 क्लासेस बन गई। नाउ विल पुट द टेस्ट केसेस। तो फर्स्ट में अगर जैसे हमने इसके रेंज के बीच में हमने C2 का डाला है तो हमें इनवैलिड आ गया। क्लास 2 में हमने रेंज के बीच में डाला है, दैट इज़ डिफाइंड रेंज वैलिड बिट्स, तो इसमें हमने 50 डाल दिया। तो अगर हम इस रेंज में कुछ भी डालेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट ही आएगा। और हमने थर्ड क्लास में C3 डाला है, C3 वेयर इज x इज़ ग्रेटर दैन 100, 101 डाला है, तो हमारा इसमें भी इनवैलिड डिटेक्ट हुआ। So this is how equivalence class testing works, where we divide various test cases into different classes depending upon their nature. Hey everyone, today we are diving into something super important in the world of software engineering, that is maintenance management. So you have built the software, launched it, and users are loving it. But the journey doesn't stop there. In fact, the real challenge begins after deployment. That's where software maintenance comes in. Welcome back to GradUp BCA. Today we'll dive deep into the management of software in software engineering. Let's begin with it. So सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल फेज़ होता है SDLC का. So even after the development of the software product, software maintenance comes into being और हम ये परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. सो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनल रहे, एफिशिएंट रहे, अप टू द डेट रहे आफ्टर द डिप्लॉयमेंट. सो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इफेक्टिवली इज क्रूशियल to reducing the system failures and optimizing performance and minimizing the cost. So there are some goals of software maintenance management, that is to ensure कि जो हमारा system है वो stable रहे और performance जो है उसकी वो भी stable रहे across the time, and to address the bugs, security issues and performance efficiency जो भी with time हमारे system में आएंगी. Also adding new features as per the user and business requirements. So these are the goals, various goals. It also include ensuring compatibility with the new technology, since every in a new era technologies are evolving. तो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो वेयर आउट नहीं होना चाहिए, वो ऑब्सलीट नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वाई वी परफॉर्म सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. And also to reduce the cost of ownership by preventing failures. So there is a software maintenance process, a complete process in which there are number of steps जो हम follow करते हैं, एक structured approach जिससे हम ये updates, fixing bugs, enhancements और optimization अपने software system में कर सकते हैं. सो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो फंक्शनल रहे, एफिशिएंट रहे और हमारे यूज़र रिक्वायरमेंट से अलाइन करता रहे ओवर द टाइम. सो दीज आर फ्यू स्टेप्स. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एनालिसिस. हेयर वी आर आइडेंटिफाइंग द इशूज़ जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में फेस हो रहा है. देन वी परफॉर्म इम्पैक्ट एनालिसिस, दैट इज़ असेसिंग कि हमारे जो इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं आइडेंटिफाइड इशूज़ के. देन वी प्लान एंड स्केड्यूल द मेंटेनेंस टास्क. We implement the changes in the step 4, and then in step 5 we perform testing and quality assurance to make sure that our changes are meeting quality standards. And later on in the step 6 we deploy and release the software, updated software. So there are various types of software maintenance. There are 4 types of software maintenance we'll discuss. First is preventive maintenance. So in preventive maintenance, we are making proactive changes to the system. That is, we are reducing the risk of failures and improve the software performance, security and reliability. तो यहाँ पे हम कोड को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, ताकि पोटेंशियल इश्यूज पहले ही हम सॉल्व करें बिफोर दे अकर. तो अकर होने से पहले ही हम रिस्क को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंट कर रहे हैं. So it improves the system efficiency and stability. It reduces future maintenance cost and also helps in code readability and structure. So for example, a company updates its database indexing. ये वो क्यों कर रही है? ताकि हमारी जो क्वेरी परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो रिड्यूस हो जाए.
बिफोर एनी स्लो डाउन अकर, तो कुछ एरर अकर होने से पहले ही हमने एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस परफॉर्म कर दी. सेकेंड वी हैव perfective maintenance. So in perfective maintenance, we are enhancing the software by adding new features और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ भी यूज़र के फीडबैक्स हों या फिर हमारे बिजनेस नीड्स चेंज हो रही हैं, तो उसके बेसिस पे हम न्यू फीचर्स ऐड करते रहते हैं इन आवर सिस्टम एंड इम्प्रूव करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी. तो इसमें हम यूजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हम फीचर्स ऐड करते हैं. दैट इज़ परफेक्टिव. और यहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कम्पेटिटिव रहे, यूज़र फ्रेंडली रहे और हमारी जो न्यू कस्टमर डिमांड्स है उसको रिस्पॉन्ड करता रहे. सो एग्जांपल, हम आजकल डार्क मोड फीचर देखते हैं हमारे मोबाइल ऐप में बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़र फीडबैक कि हमें डार्क थीम चाहिए. सो टू इम्प्रूव वेबसाइट नेविगेशन हम एक रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं मेन्यू का फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे हम पहले ही ऐड कर देते हैं न्यू फीचर्स ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट ना हो. थर्ड टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज़ अडेप्टिव मेंटेनेंस. तो अडेप्टिव मेंटेनेंस डील विद मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू कीप इट कंपैटिबल विद चेंजिंग इन्वायरमेंट्स. तो जैसे जैसे हमारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो हम उस पर अडेप्ट करते रहें. दैट इज़ अडेप्टिव मेंटेनेंस. जैसे हमारे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपडेट्स आ रहे हैं, न्यू हार्डवेयर्स आ रहे हैं, रेगुलरिटी चेंजेस आ रहे हैं या थर्ड पार्टी सर्विस मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, उनके बेसिस पे करना अडेप्टिव मेंटेनेंस हो जाता है. सो देयर आर फ्यू की फीचर्स लाइक कीप्स द सॉफ्टवेयर अप टू द डेट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़. तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम अडाप्ट करते रहते हैं. तो ये मेंटेनेंस भी एक वेरी असेंशियल है for the software products to never become obsolete, and it also adapts to the changing external environments. इसका एग्जांपल देखो तो अपडेटिंग अ बैंकिंग एप्लीकेशन टू कंप्लाई विद न्यू RBI सिक्योरिटी रेगुलेशन. जैसे कुछ रेगुलेशंस आई हैं तो हमारी सारी बैंकिंग के जो एप्स हैं उसमें कुछ अपडेट्स हो रहे हैं. एंड ऑल्सो मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर टू वर्क ऑन अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन. तो अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू अपडेट आ रहा है तो उसमें भी हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो सारे चेंज हो रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ अडेप्टिव मेंटेनेंस वर्क. लास्टली वी हैव करेक्टिव मेंटेनेंस. सो इट इन्वॉल्व्स फिक्सिंग बग्स, डिफेक्ट्स और एरर्स दैट अराइज आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिप्लॉयड. डिप्लॉय हो गया, कुछ टाइम बाद कुछ एरर्स अगर हुए हैं, देन वी परफॉर्म करेक्टिव मेंटेनेंस. सो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो वैसे फंक्शन करे जैसे हम चाहते हैं विदाउट एनी फेलियर्स. तो इसमें हम जो भी फंक्शनल एरर्स होते हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज़ होते हैं या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम ठीक करते हैं. इट रिस्टोर द सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर डिफेक्टिंग द एरर्स. और ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल रहे और रिलायबल रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे लॉगिन ऑथेंटिकेशन बग आ गया और दैट प्रिवेंट्स द यूज़र फ्रॉम लॉगिन इन, कोई लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, तो ये एक करेक्टिव मेंटेनेंस मेथड हुआ जिसमें हम क्या करेंगे कि एरर को फाइंड करेंगे, फिक्स करेंगे. एंड एक और एग्जांपल देखो, पैचिंग अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट एक्सपोजेस द डेटा. तो ये बाद में डिप्लॉयमेंट के बाद अकर होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ जाती है और हमारा डेटा जो है वो एक्सपोज है टू थ्रेड्स उस पर आ सकते हैं. तो दैट इज़ काइंड ऑफ error which is very serious and can be maintained by corrective maintenance. If you look at the summary table, so these are the 4 types of maintenance we have already discussed and their purpose. कब अप्लाई करते हैं? प्रिवेंटिव इज़ अप्लाइड बिफोर प्रॉब्लम अकर. परफेक्टिव इज़ बेस्ड ऑन यूज़र फीडबैक एंड बिजनेस नीड. अडेप्टिव मेंटेनेंस व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर चेंजेस. एंड करेक्टिव इज़ आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट्स. नाउ विल टॉक अबाउट मेंटेनेंस टूल्स एंड टेक्निक्स. कुछ टूल्स हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिनको यूज़ करके हम मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और कुछ टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं. सो वर्जन कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जैसे गिट, SVN, और ये टेक्निक्स कौन सी यूज़ करते हैं? कोड रीफैक्टरिंग की. बग ट्रैकिंग करनी होती है जब हमें एरर फाइंड करना होता है तो उसके लिए जीरा, बगज़िला, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं. और ये रिग्रेशन टेस्टिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं. ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं जैसे JUnit, TestNG, और ये रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं. देन फॉर स्टैटिक कोड एनालिसिस वी यूज़ टेक्सटाइल, PMD, एंड दे यूज़ इम्पैक्ट एनालिसिस. परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए न्यू रेलिक, प्रोमेंथस, ये पैच मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं.
एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हम पपेट, शेफ ये सब यूज़ करते हैं टू and it uses the technique of change control. Thank you so much for watching my videos. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. It really helps the channel and lets me know that you want more content like this. Got questions or any suggestions? Drop them in the comment below. See you in next video.